1993 की एक उमस भरी रात। दुबई का देरा इलाका। अरब सागर से उठती गर्म हवा शहर की चमकती इमारतों से टकरा कर लौट रही थी। उसी समय भीड़ से दूर एक आलीशान इमारत की ऊपरी मंजिल पर बैठा एक भारतीय नाम दुनिया के नक्शे को चुपचाप बदल रहा था। मुंबई बम धमाकों के बाद भारत की जमीन से गायब हुआ दाऊद इब्राहिम अब केवल एक भगौड़ा अपराधी नहीं रहा था, बल्कि सीमाओं से परे फैले एक अदृश्य साम्राज्य का केंद्र बन चुका था। दुबई की चमकदार रातें उसके लिए सिर्फ छुपने की जगह नहीं थीं, बल्कि नई सत्ता स्थापित करने का मंच बन चुकी थीं। हवाला नेटवर्क, रियल एस्टेट, फिल्म फाइनेंसिंग और हथियारों के गुप्त सौदे, हर धागा धीरे धीरे एक ऐसी संरचना में बदल रहा था जिसे बाद में दुनिया डी कंपनी के नाम से पहचानने लगी। समय बीतता गया और दुबई की सुरक्षित दीवारें धीरे धीरे असुरक्षित महसूस होने लगीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। भारत की खुफिया एजेंसियां, इंटरपोल और कई पश्चिमी देश उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुट चुके थे। ठीक इसी दौर में एक शांत लेकिन निर्णायक फैसला लिया गया। रातों रात रास्ते बदले गए, पहचान बदली गई और दुबई से कराची तक एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि कभी सामने नहीं आई। कराची पहुंचने के बाद दाऊद इब्राहिम का अस्तित्व और भी रहस्यमय हो गया। क्लिफ्टन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के सुरक्षित इलाकों में फैली अफवाहें बताती रहीं कि अब वो केवल अपराध जगत का सरगना नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और खुफिया खेलों का हिस्सा बन चुका था। कराची में बैठकर संचालित होने वाला ये नेटवर्क किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं था। मुंबई के छोटे कारोबारियों से लेकर खाड़ी देशों के बड़ी व्यापारिक सौदों तक पैसों की आवाजाही बिना किसी शोर के होती रही। चिरपरिचित चेहरा सार्वजनिक रूप से कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके आदेश दुनिया के कई शहरों में एक साथ असर डालते थे। छोटा शकील जैसे सहयोगियों ने संचार प्रणाली को इतना जटिल बना दिया कि कॉल्स कई देशों से होकर गुजरती और असली स्रोत तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता। अपराध, राजनीति और आतंक के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। उधर भारत में सुरक्षा तंत्र लगातार बदल रहा था। 2000 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक दिमागों ने इस नेटवर्क को समझने के लिए पारंपरिक तरीकों से अलग सोच अपनाई। खुफिया निगरानी, वित्तीय ट्रैकिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उस अदृश्य साम्राज्य की नसों को पहचानने की कोशिश शुरू हुई। ये लड़ाई बंदूकों से ज्यादा जानकारी की थी। हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर संदिग्ध कॉल और हर विदेशी यात्रा एक पहेली का हिस्सा बन चुकी थी। दुनिया के कई देशों ने धीरे धीरे प्रतिबंध लगाए, संपत्तियों को चिन्हित किया और डी कंपनी के वित्तीय ढांचे पर दबाव बढ़ने लगा। इसी बीच वैश्विक राजनीति भी बदल रही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में उभरती नई शक्ति संरचना और दक्षिण एशिया में बढ़ते सुरक्षा सहयोग ने अपराध नेटवर्कों के लिए जगह संकरी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंक वित्त पोषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाने लगा। दाऊद इब्राहिम का नाम बार बार वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं में सामने आता रहा, लेकिन उसकी वास्तविक मौजूदगी हमेशा धुंध में छिपी रही। कराची की सड़कों पर जीवन सामान्य चलता रहा, जबकि कहीं ऊंची दीवारों के पीछे बैठा एक आदमी अब पहले जैसा शक्तिशाली होते हुए भी पहले से अधिक कैद महसूस करने लगा। समय के साथ उसका साम्राज्य दिखाई कम और महसूस ज्यादा होने लगा। नई पीढ़ी के अपराधियों ने डिजिटल दुनिया में कदम रखा, लेकिन डी कंपनी की पुरानी संरचना धीरे धीरे दबाव में आने लगी। हवाला चैनलों पर निगरानी बढ़ी, सहयोगी गिरफ्तार हुए और कई पुराने रास्ते बंद होने लगे। फिर भी एक सच्चाई कभी नहीं बदली। दाऊद इब्राहिम एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार बन चुका था। ऐसा विचार जो भय, धन और प्रभाव के संतुलन पर टिका हुआ था। आज भी दुबई से कराची तक फैली उस कहानी का पूरा सच आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। कुछ हिस्से खुफिया फाइलों में बंद हैं, कुछ अफवाहों में जीवित हैं और कुछ इतिहास की परछाइयों में खो चुके हैं। अरब सागर की लहरें अब भी उसी तरह उठती हैं। शहर बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन अदृश्य साम्राज्यों की कहानियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। दाऊद इब्राहिम का नाम अब केवल एक अपराधी की पहचान नहीं, बल्कि उस युग की निशानी बन चुका है जब सीमाएं नक्शों पर मौजूद थीं,
मगर सत्ता छाया की तरह बिना आवाज की पूरी दुनिया में फैल सकती थी।